नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो सीबीएसई टीचर्स की नियुक्तियां की जा रही हैं, जो कि अगले 5 साल के लिए रहेंगी। और इसमें आप लोग जानते हैं कि जो भी ये नियुक्तियां रहेंगी, ये रहेगी आपकी जो स्कीम बेस्ड जो प्रोग्राम है उसके तहत। और इसमें आपके पास बीएड के साथ साथ टेट का होना भी ज़रूरी है। हालांकि ये पीजीटी की नियुक्तियां हैं, लेकिन फिर भी इसमें टेट की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर रखी गई हैं। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका ये क्वेरीज थी कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, खासकर जो हमारा हिंदी का है। आप सभी लोग अगर इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं हिंदी की, तो आपके लिए ये वाली वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये पेपर जो है एक रेगुलर बेस्ड पेपर नहीं है। यहाँ पर सिंपली अगले 5 साल के लिए जो है आपको नियुक्तियाँ दी रही हैं, और वो भी 10 महीने में, साल में। हालांकि 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 महीनों के लिए आपको जो है इसमें नियुक्ति रहेगी, और जिसमें 30,000 के आसपास जो है आपको मानदेय जो है इसमें रहेगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सिलेबस इसके लिए क्या रहेगा। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये सिर्फ मतलब 5 साल के लिए है, और ना तो बिल्कुल सरकारी है ये। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर करनी है कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं रहने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल के थ्रू तैयारियाँ करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनमें जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने देखिए कि डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, उसी का रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, फिर सेक्शनल टेस्ट, और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। डेली क्लास हमारी होती है टीचमिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर। तो अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके भी बता सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो रहेगा, जो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि आप कैसे हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं फिर से एक सिलेबस की तरफ। देखिए, सिलेबस जो मैंने पहले कह दिया कि उतना ज़्यादा मुश्किल ये सिलेबस नहीं रहने वाला है, और इसको और अच्छे तरीके से अगर हमने समझना है तो इसके लिए एक पेपर मैंने यहाँ पर रखा है जो आपके बीच में है, जो अभी कुछ टाइम पहले जो सीबीएसई स्कूल्स में जो टीचर्स की नियुक्तियों के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे, उस वाले पेपर को हम देख सकते हैं, जहाँ पर पीजीटी का जो एग्ज़ाम किया गया था 22 मार्च को, उसको हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके के प्रश्न रहे हैं। और कमोबेश वैसा वैसा ही यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा, सिलेबस बिल्कुल उसी की तरह ही। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है हिंदी का पीजीटी के लिए जो हुआ था 22 मार्च को। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम अपनी तैयारियां जो हैं इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। और हमारा जो कोर्स है वो 10 अप्रैल यानी कि कल से ही शुरू होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स के साथ जुड़ना, तो आप बेझिझक जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यूट्यूब में भी आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात बता सकते हैं कि कैसे आप इसमें जुड़ें। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको आइडिया हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे, ना कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बस जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का पेपर जो है यहाँ पर रखा गया था। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि पद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यानी कि यहाँ पर जो निबंध साहित्य है उसके सामान्य परिचय से आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि निबंध क्या है। और ये कथन एक रखा गया है, ये किसका कथन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी व श्याम सुंदर दास वगैरह भी यहाँ पर रहे हैं अन्य नाम। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि जो आपको हिंदी की गद्य विधाएं हैं उनका सामान्य परिचय पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी नहीं था पहला वाला। ठीक है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती की कृति है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये बार बार पूछी जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा दिख गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया आपने। फणीश्वरनाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों को जो रचना काल है उसका रचनाक्रम पूछा गया है उपन्यासों का। यानी कि उपन्यास साहित्य से सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है, जो अक्सर पहले की परीक्षाओं में भी आप देखते थे कि ऐसे प्रश्न रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, प्रेमचंद और उनका युग एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, यानी कि हर एक विधा को टच करने की बात की गई है। ठीक है। तो रामविलास शर्मा, सिक्का बदल गया, ये एक कहानी है जो आप सभी लोग जानते हैं, कृष्णा सोबती की है।
फिर उसके बाद आता है प्रेमचंद का सोजे वतन, ये भी कहानी संग्रह ही है और ये कब प्रकाशित हुआ था, इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी हमने अभी 5-6 प्रश्न देखे, उन सब प्रश्नों में कोई नई बात नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि पहले के जो चाहे आप एलटी टेट का पेपर दीजिए, चाहे एलटी कमीशन लीजिए, या फिर पीजीटी हिंदी का जो पेपर आप पहले देते थे, लगभग लगभग उसी लेवल के, उसी स्तर के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अभी वाले पेपर के लिए भी आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको जो तैयारियां आप जैसी कर रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे भी कहानी से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा है कि रेणु की कहानी तीसरी कसम का मुख्य पात्र, यानी कि अब आपको जो थोड़ा सा डिटेल में भी पूछा है यहाँ पर इसमें कि भाई जो मुख्य मुख्य कहानियाँ हैं या मुख्य कहानीकार हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप ज़रूर रखें। साहनी के उपन्यासों को प्रकाशन काल की दृष्टि से, तो यहाँ पर फिर से एक उपन्यास से रिलेटेड प्रश्न है जिसमें उपन्यास को पूछा गया कि इनको क्रम वाइज रखना है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी उपन्यास से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए भाग्य रेखा उपन्यास, यहाँ पर हालांकि भाग्य रेखा जो है ये कहानी होनी चाहिए थी, उपन्यास नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये भीष्म साहनी की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध का एडिशन किसे कहा है, तो निबंधों से देखिए पहला प्रश्न भी शुक्ल से ही रिलेटेड था, अगला जो 11वां प्रश्न है वो भी शुक्ल से रिलेटेड ही पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र को इसने बोला। प्रसाद के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो यहाँ पर जो नाटक विधा है देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधा है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अभी तक आपने देखा कि जितने भी प्रश्न हैं लगभग आपके जो वो गद्य साहित्य से प्रश्न ज़्यादा पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए चंद्रकांता उपन्यास, ये भी उपन्यासिक साहित्य से ही। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके संदर्भ में कहा कि अच्छी हिंदी तो बस एक ही कवि, एक ही व्यक्ति लिखता है, तो ये मुकुंद गुप्त जी को इसने बोला था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर आधे अधूरे नाटक के रचयिता, ये तो प्रश्न न जाने कितनी ही बार पेपर में पूछा हुआ है। छायावाद के कवियों का जन्मकाल की दृष्टि से इनको रखना था, ठीक है। तो जो ये आरोही क्रम वाले प्रश्न हैं ये आपने देखे होंगे कि आते हैं, नेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक, निराला, ये था, बार बार आता है प्रश्न। कबीर ने एक और स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, तो दूसरी ओर योगियों और सूफियों से संस्कार प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए जो कबीर दास जी हैं उनको लेकर के एक कथन रखा गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किसके संदर्भ में ये बात हो रही है, कबीर के संदर्भ में। तो आलोचक क्या कहते हैं, यानी कि आपको इस प्रकार के प्रश्न आप थोड़े बहुत पढ़ेंगे कि कौन किसके बारे में कह रहा है। फिर आगे एक पंक्ति से रिलेटेड प्रश्न है कि किसकी पंक्ति है, 2 प्रश्न आपको पंक्तियों वाले यहाँ पर दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आलवार संतों की संख्या कितनी थी, ये भी आपने सामान्य से प्रश्नों में ही रखेंगे। नानक का जन्म है, मृगावती। अब आपका जो है शुरुआती जो पोर्शन आ रहा है देखिए, चाहे वो भक्ति काल वाला है, इससे पहले आपने देखा कि बाद वाला गद्य साहित्य से प्रश्न ज़्यादा थे। फिर से उपन्यास से आ गया, जो कंकाल है उसका रचना वर्ष पूछा गया है। कामायनी किस प्रकार का काव्य है, कुमकुम काव्य संग्रह किसका है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। अज्ञेय की रचना कौन सी रही, ठीक है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, यानी कि यहाँ पर साहित्य शास्त्र से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। हालांकि ये धूमिल की पंक्ति है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, तो ये साहित्य शास्त्र के अंतर्गत आती है ये बात। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म कब हुआ था, ये भी सामान्य प्रश्न हो जाएगा। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में जो है बात हुई है, तो साहित्य शास्त्र से संबंधित चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किस कवि के द्वारा जो पंक्तियाँ रची गई हैं, 12 वर्ष लघुकर जीवें, ये वाली पंक्तियाँ आदिकाल से आई हुई हैं, देखना। बीसल देव रासो, आदिकाल से ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए साहित्य इतिहास ग्रंथ से प्रश्न पूछा गया है कि 1187 द्वारा रचित ईश्वर द ललित हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ जो हैं किस रूप में रचा गया है। तो ये सिंपल सा आपको यहाँ पर प्रश्न इसलिए रखा गया है कि ये जो PDF में दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगी कि आपका जो तैयारियां हैं वो किस लेवल की हैं, कैसे आपको जो है पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है। यानी कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों को फोकस कीजिए। हालांकि अभी तक साइट में किसी भी प्रकार का कोई, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा सिलेबस के रिगार्डिंग तो नहीं रखी गई है कोई बात। अभी लास्ट जो 7 तारीख की इसमें नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें एडवर्टाइजमेंट में ये बात बताई गई कि हो सकता है कि बहुत जल्द जो है हम साइट में इसका सिलेबस जो है वो अपलोड कर दें। लेकिन एक बात आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान रख लेनी है कि अगर सिलेबस आता भी है, तो अगर आप हिंदी की तैयारियां कर रहे हैं, हिंदी टीचर्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको वही चीज़ें तो पढ़नी है जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। चाहे किसी भी सिलेबस की बात कर लो आप, चाहे हिस्ट्री की करो, आप पॉलिटिकल साइंस की करो, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने आज तक पढ़ा है वही तो पूछा जाएगा आगे भविष्य में भी। तो यही चीज़ है, यही आपको यहाँ पर पढ़ना है, कुछ नया खास करना नहीं है।
हाँ, अगर ऐसा कभी हो जाता है, जैसे पिछली बार आपने देखा कि एचपीपीएससी ने जो पीजीटी हिंदी का पेपर किया था, उसमें कुछ निश्चित आपको ग्रंथ दिए गए थे, चाहे वो कहानियाँ हों, चाहे उपन्यास हों, थोड़े-थोड़े, उनको आपको जो है अलग से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा-सा विस्तार से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, जो शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी तो फ़िलहाल आपको वही चीज़ें पढ़नी है और इस पेपर के स्तर से आपको चीज़ें दिख गई होंगी कि ना तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल आसान सा ये पेपर रहने वाला है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पर नहीं होगी कि जो आपको नहीं आ सकती, है ना? तो हालाँकि ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से तो सभी लोग डरते हैं, तो इसलिए आप तैयारियाँ तो करते रहिए साथ-साथ में। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि इसका सिलेबस होना चाहिए एक, तो आप जो है साइट चेक करते रहिए बार-बार कि जैसे ही आपको मिल जाएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग फिर तैयारियाँ करेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज़ नहीं आएँगे और जो जिस रचनाकार ने कृति लिख दी, वो हमें अब पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें क्या बातें मुख्य रहीं, क्या नहीं थी, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? तो उनके लिए आपको तैयारियाँ जो है अपनी पुख्ता करनी पड़ेंगी। तो ये तो होगी बात कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, ये आई थिंक मैं यहाँ पर स्क्रॉल भी साथ-साथ में कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग इनको देखिए, हिंदी के कुछ व्याकरण के जो प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। सामान्य से प्रश्न हैं, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रश्न हैं और इसके साथ-साथ जो है आप देखेंगे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भी एक आधा प्रश्न जो है आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर सामान्य-सी बात ये है कि आपको जो लाइव क्लासेस में, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कई बार, हालाँकि यूट्यूब भी मैंने बहुत बार बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से शुरू से लेकर के अंत तक एक-एक चीज़ जो है वो पढ़नी है और ईज़िली आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास के साथ जुड़ना है आपने, तो आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और एक बार फिर से मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूँ कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए अगर आप लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। 10 तारीख से हमारा जो लाइव कोर्स है वो शुरू हो जाएगा और इसमें आपको सिलसिलेवार करके एक-एक चीज़ करवा दी जाएगी और साथ ही साथ आपको जो मॉक टेस्ट है वो भी उपलब्ध किए जाएँगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में आप देखते हैं कि मॉक टेस्ट की भूमिका जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हम एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट देते हैं तो हम खुद को असेस भी कर पाते हैं कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए सेशन उपयोगी रहा होगा। आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो ये आपको साइट वगैरह में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इसको निकालिए। इसके आधार पर अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारियों को पुख्ता कर दीजिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है आपके पास। क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा कि जो हिंदी और सॉरी अंग्रेज़ी और मैथ का जो पेपर हुआ था उसमें महज़ 2 से ढाई महीने का वक़्त ही मिला था। तो हो सकता है कि जून जुलाई तक आपको ये वाला एग्ज़ाम होता दिखे। हालाँकि अभी हिंदी की नोटिफ़िकेशन निकली नहीं है, बाकी जो पेपर्स की नोटिफ़िकेशन है वो निकल चुकी है। तो इंतज़ार कीजिए आप 1-2 हफ़्ते में, जैसे कि बोला गया है कि 1-2 हफ़्ते के बाद जो है आपको जो आर्ट्स के ये सब्जेक्ट्स हैं उसकी नोटिफ़िकेशन भी दिख जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों के लिए, और अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो बेझिझक बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नए सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।